देखिए 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को कम्युनल अधिनियम भी कहा जाता है, यानी सांप्रदायिक अधिनियम भी कहते हैं। क्यों सांप्रदायिक है ये अधिनियम, जरा इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया किसने, कौन सा जनरल था, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। किस आधार पे किया, धार्मिक आधार पे। धार्मिक आधार पर बंगाल का 2 टुकड़े कर दिए, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, ठीक है। 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन इसलिए किया क्योंकि विद्रोह बहुत चरम सीमा पे था, अंग्रेजों के विरुद्ध लोग एकदम बिल्कुल उतार हुए थे कि इन्हें भगाओ देश से। अब इस पूरी एक ग्रुपिंग जो शक्ति, एक सामूहिक शक्ति थी, उसे खंडित करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ से शुरुआत किया। पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कर्जन था, जिसने 1905 में बंगाल में डिवीज़न कर दिया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही 2 टुकड़े ही कर दिए। और उसका बाप ये निकला मिंटो, लॉर्ड मिंटो। इसने क्या किया, 1909 में एक अधिनियम लाया, और इस अधिनियम के तहत इसने क्या किया, पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था कर दिया। अर्थात हिंदू मुस्लिम में पहले तो डिवीज़न किया कर्जन ने, उसके बाद 1909 में मिंटो ने क्या किया, इनको पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। कहा चूँकि मुस्लिमों की संख्या कम है, इसलिए एक क्षेत्र में सीटें फिक्स रहेंगी, वहाँ केवल मुस्लिम उम्मीदवार लड़ेगा और मुस्लिम लोग ही केवल वोट डालेंगे, लेकिन उसका प्रशासनिक क्षेत्र पूरा होगा। समझ रहे हैं। तो अब अगर मान लो केवल मुस्लिम कैंडिडेट होगा और इसमें वोटर भी केवल मुस्लिम ही होंगे, तो जीतेगा कौन, केवल मुस्लिम ही जीतेंगे ना। तो विद्वेष की भावना कहाँ आएगी, हिंदुओं के अंदर आएगी कि हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। और इसकी क्या गारंटी है कि ये व्यक्ति अगर अपने ही वोटों के द्वारा जीत रहा है तो दूसरे की बात सुनेगा, ना सुने तो क्या करेंगे। तो ये विद्वेष की जो जड़ है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और तो विभाजन 1905 में इस कर्जन ने किया, लेकिन उसको और ज़्यादा तूल देने का कार्य किसने किया, मिंटो ने, इसके पिताजी ने नहीं कह सकते भाई, ये लॉर्ड मिंटो ने ऐसा काम किया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो। और ये अधिनियम कब आया था, 1909 में, और उस समय यही गवर्नर था इंडिया का। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले कौन थे, जॉन मार्ले, और ये एक मिंटो, मिंटो था गवर्नर और मार्ले थे सचिव। सचिव मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सदस्य थे जो भारत के सचिव पद पर थे, और मिंटो थे कौन, गवर्नर। इन दोनों के समय काल में 1909 का अधिनियम आया। इसी नियम को इसके नाम से जोड़कर माना जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और ये आया सुधार कह के, लेकिन सबसे ज़्यादा देश का नुकसान यही किया था, पूरी आज़ादी की लड़ाई को 2 खंडों में बांट दिया। मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। दूसरा, इसमें व्यवस्था क्या किया गया, अभी प्रशासनिक रूप से देखें, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। देखो इसमें ऐतिहासिक बातें और भी है, हिस्ट्री लंबी है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, तो उसमें कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुए उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही प्रशासनिक नियम आगे चल के संविधान में नियम बनेंगे। इसमें क्या किया गया, केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 60 कर दिया। पहले केंद्रीय परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे, 16 में से 6 होते थे प्रांतीय स्तर के लोग, जैसा कि अभी 1862 के अधिनियम में हमने पढ़ा। उसमें से 6 स्थानीय और 10 होते थे ब्रिटिश। अब उस 16 की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया, 60। तो प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ गई, प्रतिनिधित्व भी बढ़ गया, तो निर्णय जो होगा वो और व्यापक होगा, क्योंकि कई लोगों की राय आएगी, और जो भूभाग है वो ज़्यादा कवर हो जाएगा, लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। भूभाग कवर होने का क्या मतलब, अब मान लो डुमरियागंज से एक प्रतिनिधि है, अब अगर हम प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ा के हम इटवा तक पहुंचा दें, तो एक डुमरियागंज का एक इटवा का भी हो जाएगा, तो दोनों क्षेत्र के लोग संतुष्ट रहेंगे कि उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं। तो सदस्य संख्या बढ़ने से क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और लोगों के अंदर ज़्यादा संतुष्टि रहेगी। तो ये 1909 के अधिनियम को
पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। और इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 करने की व्यवस्था की गई। और केंद्र में सरकार की बहुमत, केंद्र में किसकी बहुमत? सरकार की, और प्रांतों में गैर सरकार की बहुमत रहेगी। एक्सेप्ट कर लिया ऐसा। ये क्या मतलब है? केंद्र में सरकार की बहुमत, प्रांतों में गैर सरकार की बहुमत को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब सेंट्रल लेवल पे फाइनली डिसीजन लेने वाली बॉडी कौन होगी? ब्रिटिश। ठीक है, केंद्र का मतलब यहाँ ब्रिटिश है। और गैर प्रांतों में गैर सरकार का मतलब जो प्रांतीय स्तर पे लोग रहेंगे। जो प्रांतीय स्तर पर सरकारें हैं उन्हें गैर सरकार कहते हैं। इन्हें प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई और ये केंद्र में। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि 1909 के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई कि केंद्र में सरकार की बहुमत मानी जाएगी और प्रांतों में गैर सरकार की बहुमत मानी जाएगी। इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यहीं से स्टेट नामक चीज़ बनेगी, स्टेट एंड सेंटर। अगर हम संविधान को फॉलो करेंगे आगे चल के तो हम क्या सीखेंगे कि ये सेंटर है और ये क्या है? स्टेट है। तो जैसी व्यवस्था सेंटर एंड स्टेट की आज हम देख पा रहे हैं, वैसी व्यवस्था 1909 के इस अधिनियम में करने का प्रयास किया गया और किया गया। आज यही व्यवस्था हमारे लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहलाती है। तो केंद्र में सरकार की बहुमत और प्रांतों में गैर सरकार की बहुमत को एक्सेप्ट कर लिया गया। कौन से अधिनियम द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई कि डायरेक्ट वोटिंग होगी और वहाँ से लोग चुन के आएंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जो वायसराय के कार्यपालिका के सदस्य बने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। लॉर्ड मिंटो को ही क्या कहते हैं? पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1909 के एक्ट में इसने प्रावधान किया था कि एक भूभाग पर किसी एक विशेष धर्म मतलब मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा, मुस्लिम ही वोटर होंगे और जीतेगा भी कोई वही, लेकिन प्रशासन करेगा सभी लोगों पे। तो इसीलिए इसे सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। और यही आगे चलकर आप देखोगे BR अम्बेडकर भी ऐसे ही डिमांड करते थे। भीमराव अम्बेडकर भी यही कहते थे कि दलितों के लिए अर्थात अलग पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। जैसे मुस्लिमों को 1909 के एक्ट में दिया गया है, ऐसे दलितों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि दलितों की स्थिति बहुत ख़राब है। उनके लिए भी दलित वोटर हो, दलित प्रतिनिधि हो और कार्य क्षेत्र उनका भी पूरा होना चाहिए। इसी के विरोध में वो अम्बेडकर कई बार जो है लंदन भी गए, मतलब हर बार जितने गोलमेज सम्मेलन हुए सारे गोलमेज सम्मेलनों में गए और फाइनली उनको ये अधिकार मिल भी गया। लेकिन जब वो भारत लौटे तो महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए। यरवादा पूना जेल में बंद थे। उन्होंने कहा ये जो तुम लेकर के आए हो ये ठीक नहीं है, इसे वापस कर दो, यानी आपको ये अधिकार नहीं चाहिए, ऐसा कह दीजिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। अम्बेडकर साहब मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानने वाला। एक हफ्ता तक वो नहीं गए। गांधी जी एकदम बेहोश, समझ रहे हो ना, चारपाई पे बिना भोजन पानी के पड़े पड़े। बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े बड़े लोग शहीद हो ही चुके थे, गांधी जी भी धरने पे थे कि मतलब अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। एक बार तो इसने कर ही दिया, अब दोबारा और अगर भेद करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए वो आंदोलन पे थे, आमरण अनशन वाले। तो अम्बेडकर के साथ समझौता करके ये जो पृथक निर्वाचक मंडल था दलितों का, उसे गांधी ने ख़त्म करवा दिया। और उसके बाद गांधी जी ने अम्बेडकर को सुझाव दिया कि ये पृथक निर्वाचन मंडल की जगह पे एक पृथक आरक्षण व्यवस्था की जाए, उन्हें अलग से प्रोटेक्शन दिया जाए, उसकी व्यवस्था संविधान में की जाए। ये निर्वाचक मंडल से सिर्फ विद्वेष होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में समझौता भी होगा, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, गांधी जी के साथ। तो यहाँ पे मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। अब इसके आगे का अगला एक्ट देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं। इसमें जो महत्व